साथियों, आप सभी को मालूम होगा 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में आपको क्या क्या आसन करने हैं, क्या क्या प्राणायाम करने हैं, कौन कौन से व्यायाम करने हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम शरीर के ऊपर वाले हिस्से से शुरू करेंगे और नीचे तक सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, व्यायाम मतलब उस शरीर को की एक्सरसाइज है ना। तो छोटे छोटे हिस्सों का पहले व्यायाम करेंगे, उसके बाद संपूर्ण शरीर को वार्म अप करने के लिए हम करेंगे स्थूल व्यायाम। स्थूल मतलब बड़ा व्यायाम। उसके बाद करेंगे आसन, तत्पश्चात प्राणायाम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर वाले हिस्से से गर्दन का व्यायाम करेंगे, जिसको कहते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। करने का तरीका, एड़ी पंजा आपस में सटा हुआ पैरेलल होगा। इस प्रकार दोनों हाथ नीचे कर सकते हैं या कमर पे इस प्रकार स्थापित कर सकते हैं। यहाँ से लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएंगे, लेते हुए पीछे, आंखें खुली रखेंगे, छोड़ते हुए आगे। इसका अगला पार्ट है सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, और छोड़ते हुए बाएं, लेते हुए सामने, छोड़ते हुए दाहिने, लेते हुए सामने। अगला पार्ट है लंबी गहरी सांस लें, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए पीछे, फिर छोड़ते हुए आगे, फिर यहीं से पुनः वापस जाएंगे। सांस लेते हुए पीछे, लेते हुए आगे। ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप सर्कल देते हैं तो गर्दन को इतना मोड़ना है, घुमाना है कि कान कंधे से स्पर्श करते हुए जाएं। ये था ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया को करने से कंठमाला, टॉन्सिल्स, गलागंड, मोटापा आदि समस्याएं दूर होती हैं। स्वर मधुर व सुरीला बनता है। ग्रीवा शक्ति के बाद अगला करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। करने का तरीका, एड़ी पंजा आपस में सटे हुए पर, दोनों हाथ इस प्रकार तना हुआ, दाहिने बाएं बाजू इस प्रकार सीधा रहेगा। यहाँ से सांस को छोड़ते हुए थोड़ा आगे की तरफ झुकेंगे और कंधे को थोड़ा आगे की तरफ इस प्रकार झुकाएंगे, और यहाँ से सांस को भरते हुए चेस्ट अप करेंगे, चेस्ट को फैलाएंगे, वक्षस्थल को फैलाएंगे, सांस को अंदर भरेंगे और नज़र पर की तरफ, गर्दन पीछे, नज़र सामने, आंखें खुली रहेंगी। क्षमतानुसार सांस को रोकना है, उसके बाद पूर्वावस्था में वापस आ जाएंगे, सांस को नॉर्मल कर लेंगे। तो करने का तरीका देख लीजिए। पर धीरे धीरे पूर्वावस्था में वापस आ जाएंगे। पुनः करेंगे, हल्का आगे झुके, कंधों को लूज छोड़ा और झटके से सांस को भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस प्रकार तान के रखेंगे। क्षमता अनुसार रुकना है, तत्पश्चात पूर्वावस्था में वापस आ जाना है। क्रिया को करने से वक्षस्थल सुंदर सुडौल मजबूत दिखती है, छाती में चौड़ा और मजबूती आती है। वक्षस्थल संबंधित जो भी विकार हैं वो दूर होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर सामान्य होता है, आपका हार्ट मजबूत होता है, फेफड़े, लंग्स सुचारू रूप से काम करने लगते हैं, उनकी जो भी मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं। बीपी, ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए ख़ास तौर से बहुत ही लाभदायक क्रिया है। अगला है उदर शक्ति विकासक क्रिया। उदर मतलब पेट होता है, तो पेट का हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। करने का तरीका, समावस्था में खड़े हो जाएंगे और लंबी गहरी सांस लेकर पेट को फुलाएंगे और सांस को छोड़ते हुए पेट को पीठ की तरफ पिचकाएंगे, चिपकाना है और क्षमतानुसार रोकना है। फिर सांस को भरना है, क्षमतानुसार रोकना है, फिर सांस को छोड़ते हुए पेट को पिचकाना है। क्रिया को 5 से 10 बार दोहराना है। करने का तरीका देख लीजिए।
ये था उदर शक्ति विकासक क्रिया। उदर से संबंधित जो भी विकार हैं सभी विकारों को दूर करता है। सभी विकार के लिए उदर शक्ति विकासक क्रिया लाभदायक है। आपका डाइजेशन फास्ट हो जाएगा, मल त्याग में आसानी होगी। अगला है कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी मतलब कमर होती है। कमर को मजबूत करने के लिए, व्यायाम देने के लिए हमने कटी शक्ति विकासक क्रिया करनी होती है। करने का तरीका एड़ी पंजा पैरलर इस प्रकार कथ के मुताबिक खुला होगा। सांस को लेते हुए दोनों हाथ सामने, सांस को छोड़ते हुए बाएं की तरफ जाएंगे। सांस लेते हुए सामने, छोड़ते हुए दाहिने, लेते हुए सामने और छोड़ते हुए नीचे पूर्वावस्था में वापस जाएंगे। ध्यान रखना है कमर के नीचे वाले हिस्से का मूवमेंट नहीं होगा, कमर के ऊपर वाले हिस्से का मूवमेंट होगा। खास तौर से कमर से ही ट्विस्टिंग करनी है, कमर से ही मोड़ना है, निचोड़ना है कमर को, है ना। ये सांस प्रश्वास का ध्यान रखना है। दाहिने में बाएं जाती है तो सांस को छोड़ना है, सामने आती है तो लेना है। ये था कटी शक्ति विकासक क्रिया। अगला है जंघा शक्ति विकासक क्रिया। जंघा मतलब थाई होती है, तो थाई का व्यायाम करने के लिए किया जाता है जंघा शक्ति विकासक। करने का तरीका एड़ी पंजा पैरेलल होंगे, कथ के मुताबिक पाँव खुला हुआ होगा। श्वास को लेते हुए हाथ सामने और छोड़ते हुए इस प्रकार, जैसे चेयर में बैठते हैं इस प्रकार बैठना है। ध्यान रखना है कमर गर्दन एक सीध में होगा, हाथ जमीन के समानांतर इस प्रकार। क्षमता अनुसार रुकना है। सांस लेते हुए वापस, फिर छोड़ते हुए नीचे, वापस। देख लीजिए ये था जंघा शक्ति विकासक क्रिया। इससे जंघा पुष्ट और मजबूत दिखती है, सुंदर और सुडौल दिखती है। जंघा संबंधी जो भी समस्याएं हैं, जो भी विकार हैं, वो दूर होते हैं। अगला है पिंडली शक्ति विकासक क्रिया। पिंडली मतलब पाँव के इस वाले हिस्से को बोला जाता है, घुटने से नीचे पाँव के बीच में। तो हमने गर्दन का कर लिया, ग्रीवा शक्ति, वक्षस्थल चेस्ट का कर लिया, उदर शक्ति विकासक कर लिया पेट का, और कटी शक्ति विकासक क्रिया कमर का कर लिया। जंघा शक्ति विकासक थाई का कर लिया। अब बचा हमारा पिंडली। ये कफ मसल्स जो होता है, कफ मसल्स का व्यायाम करने के लिए हमने करेंगे पिंडली शक्ति विकास। तो पिंडली शक्ति विकासक क्रिया करने का तरीका एड़ी पंजा आपस में सटा हुआ पैरेलल होगा। श्वास को लेते हुए हाथ सामने, जमीन के समानांतर पैरेलल, और अंगूठा फोल्ड, चारों उंगलियां ऊपर से मुट्ठी बंद। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठेंगे इस प्रकार, और श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास को रोक के हाथों का सर्कल देंगे। हाथों को इस प्रकार सामने लाएंगे बाजू में, और झटके के साथ सांस और दोनों हाथ की मुट्ठियों को इस प्रकार सामने की तरफ फेंकेंगे। एक बार सर्कल ऊपर से देना है, एक बार सर्कल नीचे से देना है। तो चलिए करके बताते हैं। ये हमने समावस्था में खड़े हो गए, हाथ सामने पैरेलल, अंगूठा फोल्ड, चारों उंगली ऊपर से मुट्ठी बंद। सांस लेते हुए, ये सांस को छोड़ते हुए नीचे, इस क्रिया को भी 5 से 10 बार दोहराना है। यह था पिंडली शक्ति विकासक क्रिया। क्रिया से आपके पिंडलियाँ मजबूत होती हैं, सुंदर और सुडौल दिखती है। पिंडली संबंधी जो भी समस्याएं हैं, जो भी विकार हैं, वो दूर होते हैं। तो ये थे सूक्ष्म व्यायाम। अभी हम करेंगे स्थूल व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करके मैंने शरीर के हर अंग को, छोटे छोटे अंगों पे को गर्म किया है, वार्म अप किया है। अभी हम करेंगे स्थूल व्यायाम। जिस भी अंग का व्यायाम नहीं कर पाए हैं, स्थूल व्यायाम के माध्यम से हम उसे वार्म अप कर लेंगे। तो स्थूल व्यायाम करने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले करेंगे स्थूल व्यायाम में इंजन दौड़। इंजन दौड़, इसको हृदय गति दौड़ भी कहा जाता है। करने का तरीका देख लीजिए। इस प्रकार समावस्था में खड़े हो गए, एड़ी पंजा पैरेलल। तो यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले बाएं हाथ को सामने ले जाना है, अंगूठा फोल्ड, चारों उंगलियों ऊपर से मुट्ठी बंद इस प्रकार।
फिर दाहिने हाथ को फोल्ड करना है, अंगूठा फोल्ड, 4 उंगलियों ऊपर से मुट्ठी बंद। इस प्रकार दाहिने हाथ को फोल्ड कर लेना है और बायां हाथ सीधा ज़मीन के समानांतर, दाहिना हाथ इस प्रकार मुड़ा हुआ थोड़ा सा। जो हाथ मुड़ा है वही पाँव को भी इस प्रकार मोड़ेंगे, जो हाथ सीधा है वही पाँव को भी सीधा रखेंगे इस प्रकार। यहाँ से क्या करना है, आपको पाँव को बदली करना है, हाथों की भी बदली होगी और सांस को छोड़ना और लेना है। देख लीजिए, सांसों को बाहर छोड़ना है। ले तो ऑटोमेटिक लेंगे लेकिन झटके से बाहर छोड़ना है। देख लीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट करना है। जब आप पूरा पिकअप में आ जाएंगे तो कोशिश करना है कि एड़ी को हिप में मारना है। एड़ी को, आपका इस वाले हिस्से को हिप में टच करना है और क्रिया को धीरे धीरे स्टार्ट करना है और बीच में फास्ट करनी है और फिर धीरे धीरे बंद करना है। जैसे इंजन स्टार्ट होता है वैसे ही आपको इंजन दौड़ को स्टार्ट करना है। इसको हृदयगत दौड़ भी बोलते हैं, इसीलिए कि जब आप इस क्रिया को करते हैं तो आपकी धड़कन बहुत फास्ट हो जाती है, धक 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 धक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे रुकना भी है और धीरे धीरे स्टार्ट भी करना है। इसको 3 से 5 मिनट करें, अपनी क्षमता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम करके मैंने शरीर को पूरी तरह से वार्म अप कर लिया है। अभी हमारे शरीर में पसीना आ चुका है, शरीर वार्म अप हो चुका है। हम आसन करने के लिए पूरी तरह से हमारा शरीर रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन, एड़ी पंजा पैर आपस में सटे हुए, सांस को लेते हुए दोनों हाथ को इस प्रकार ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को आपस में, उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, हथेली को इस प्रकार ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ खोलेंगे और सांस लेते हुए, भरते हुए, रोकते हुए सांस को, एड़ी को उठा लेंगे। नज़र सामने, कोई भी एक स्थिर बिंदु को चुन लेंगे, उसको अपलक देखेंगे ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। शरीर को पूरी तरह से तानेंगे, कोशिश करना है उंगलियों पे सवार होने की। एड़ी ज़मीन से उठी हुई, आपकी आपके हाथ का मोटा मसल्स कान से स्पर्श करते हुए सीधा टाइट रहेगा। किसी भी स्थिर बिंदु को अपलक देखना है। क्षमता अनुसार रुकना है। तो पश्चात धीरे धीरे एड़ी नीचे, हाथ नीचे और पुनः श्वास को भरते हुए क्रिया को दोहराएंगे। छोड़ते हुए नीचे और हाथ को पूर्वावस्था में वापस ला लेंगे, हाथ खोलेंगे। ये था ताड़ासन। ताड़ासन इसे कहते हैं क्यों है, आसन के पूर्णावस्था में जब हम आते हैं तो इसकी आकृति ताड़ के पेड़ जैसे दिखती है, इसीलिए इसको कहते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लाभ हैं बच्चों के लिए, ख़ास तौर से जो भी बच्चे हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है वो ताड़ासन करें, उनकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। ख़ास तौर से बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। हर बच्चों को यही राय दूंगा कि सभी बच्चे ताड़ासन जरूर करें। इससे संतुलन बनता है शरीर में और आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, शरीर के हर अंग को व्यायाम जाता है। ये था ताड़ासन। अगला आसन करेंगे वृक्षासन। करने का तरीका इस प्रकार खड़े हो जाएंगे, एड़ी पंजा पैर करके। सबसे पहले दाहिने पाँव को उठाकर आपके जंघा मूल के पास स्थापित करेंगे। कैसे, देख लीजिए। इस प्रकार एड़ी को पकड़िए और ऐसे एड़ी ऊपर, पंजे नीचे की तरफ झुके हुए और आपका ये जो घुटना है पाँव को इस प्रकार कंधे के सीध में रखेंगे। यहाँ से श्वास को लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और इस प्रकार हथेलियाँ आपस में जुड़ी हुई प्रणाम मुद्रा जैसे। आपका हाथ का मोटा मसल्स कान से स्पर्श करते हुए सीधा। इसमें भी किसी एक स्थिर बिंदु को चुन लेना है, उसमें अपलक देखना है। श्वास प्रश्वास नॉर्मल कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए
पूर्व अवस्था में वापस आ जाएंगे। इस प्रकार पाँव को नीचे। अब पाँव को बदली करेंगे, सेम बाएं पाँव से करेंगे। इस प्रकार एड़ी को जंघा मूल के पास स्थापित किए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, कोई एक स्थिर बिंदु को चुनना है और देखते रहना है अपलक। शरीर को तान के रखना है, मोटा मसल्स कान से स्पर्श करते हुए सीधा हथेलियाँ आपस में टच होंगी। ये था ताड़ासन। इसे ताड़ासन क्यों कहते हैं? सॉरी, ये था वृक्षासन। इसे वृक्षासन क्यों कहते हैं? जब हम पूर्णावस्था में आ जाते हैं तो इस आसन की आकृति वृक्ष जैसे प्रतीत होती है, इसीलिए इसे वृक्षासन कहते हैं। इस आसन के भी वही लाभ हैं, लगभग मिलते जुलते ताड़ासन के जैसे। शरीर का संतुलन बनता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और हाइट बढ़ाने में भी काम आता है। अगला है कटी चक्रासन। पाँव कद के मुताबिक इस प्रकार खुला हुआ होगा, एड़ी पंजा पैरेलल। सांस को लेते हुए हाथ सामने छोड़ते हुए बाएं की तरफ जाएंगे और बाएं से बायां वाले हाथ को घुमाते हुए इस प्रकार नाभि के पास लाना है। इस प्रकार नाभि के पास स्थापित करेंगे। दाहिने हाथ को इस प्रकार घुमाते हुए बाएं कंधे के ऊपर स्थापित करेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएंगे। कमर से शरीर को मोड़ेंगे, मरोड़ेंगे पूरी तरह से और बाएं तरफ से दाहिने पाँव की एड़ी को देखना है। बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने पाँव की एड़ी को देखना है। सांस छोड़ते हुए गए थे और सांस लेते हुए पुनः वापस आएंगे। सांस छोड़ते हुए दाहिने की तरफ जाएंगे, बाएं हाथ को दाहिने कंधे के ऊपर स्थापित करेंगे, दाहिने हाथ को बाएं की तरफ से घुमाते हुए नाभि के पास लाएंगे और कमर को मोड़ेंगे। बाएं दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पाँव की एड़ी को देखना है। कमर को पूरी तरह से मरोड़ना है। सांस छोड़ते हुए गए थे, लेते हुए पुनः वापस क्रिया को समाप्त करेंगे। ये था कटी चक्रासन। कटी मतलब कमर होता है, कमर से संबंधित यह आसन है। खास तौर से इस आसन से कमर की जो भी एक्स्ट्रा चर्बी है यहाँ जो बढ़ जाती है, वो सारी चर्बी धीरे 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 करके पिघल जाती है। आपकी कमर सुंदर, मजबूत, सुडौल दिखने लगती है। रीढ़ में लचीलापन लाता है, रीढ़ की हड्डियों को मजबूत करता है। यह आसन खास तौर से रीढ़ के रोगियों के लिए, मेरुदंड के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो यह था कटी चक्र। पार्श्व कोण आसन करने का तरीका, पाँव को कद के मुताबिक खोल लेंगे, दोनों छोर मैट के दोनों छोर पे इस प्रकार पाँव को पूरी तरह से खोल लेंगे और सांस को लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर, सबसे पहले बाएं की तरफ जाएंगे और जिधर ही जाएंगे उस पाँव को सबसे पहले घुमा लेना है सीधा। ये पाँव सीधा घूम जाएगा, पाँव मुड़ेगा नहीं कहीं। सांस को छोड़ते हुए बाएं की तरफ झुकेंगे, हथेली ऊपर, इस प्रकार बाएं पाँव के बगल में बाएं हथेली को ज़मीन में इस प्रकार स्थापित करेंगे। पाँव फोल्ड, घुटना फोल्ड नहीं होगा और हथेली ज़मीन में स्थापित। नज़र गर्दन को ऊपर की तरफ घुमाएंगे, नज़र सामने हथेली की तरफ देखेंगे। दाहिना हाथ सीधा ऊपर आसमान की तरफ। कमर से शरीर को मोड़ना है और हथेली को पूरी तरह से देखना है। फिर पुनः सांस लेते हुए हाथ को सबसे पहले ऐसे लाएंगे, वापस पाँव को सीधा करेंगे। दाहिने तरफ जाना है तो दाहिने पाँव को इस प्रकार फोल्ड करेंगे, सीधा करेंगे और दाहिने की तरफ झुकेंगे। हाथ को धीरे धीरे ज़मीन पे टच करेंगे ले जाके और बाएं हाथ को आसमान की तरफ, गर्दन कमर से मोड़ के गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना है और बाएं हाथ की हथेली को देखना है। शरीर के इस वाले हिस्से को मरोड़ना है ना, चेस्ट को नीचे से ऊपर लेके आना है, हाथ सामने। ध्यान रखने वाली बात, आपके जो घुटने हैं टाइट रहेंगे दोनों पाँव के,
दाहिनी जिस तरफ झुकेंगे वो पाँव आपका सीधा रहेगा, हथेली उसके बगल में स्थापित होगी, दूसरा पाँव पैरेलल होगा। जी, श्वास छोड़ते हुए पूर्वावस्था में वापस आ जाएंगे। ये था पार्श्व कोणासन। पूर्वावस्था में जब आ जाते हैं तो ये आसन की आकृति पार्श्व कोण जैसे बनता है, इसी प्रकार दिखती है, इसीलिए इसे पार्श्व कोणासन कहते हैं। इस क्रिया को करने से एक साथ कई लाभ मिलते हैं, जैसे मेरुदंड से संबंधित समस्त विकार दूर होते हैं, आपका जंघा थाई जो है मजबूत होती है, कफ मसल्स हथेलियाँ मजबूत होती हैं, शरीर में संतुलन बनता है, आदि सारे इन क्रियाओं के लाभ थे। तो ये था खड़े होकर किए जाने वाले 5 आसन। अभी हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले 5 आसन। तो सबसे पहले बैठने का तरीका देख लीजिए, साथ में आसन भी करेंगे। बैठने का तरीका ये होगा, दोनों हाथ फंस लेते हुए सामने। सबसे पहले बाएं पाँव को फोल्ड करेंगे इस प्रकार और घुटने में सवार हो जाएंगे, और यहीं से दाहिने पाँव को फोल्ड करके ये है बैठने का तरीका। वापस आ जाएंगे, दोनों हथेलियाँ घुटनों पे इस प्रकार स्थापित कर लेंगे। इसे कहते हैं वज्रासन। करने का तरीका, आपका एड़ी जो है इस प्रकार आसमान की तरफ खुली होगी, दोनों अंगूठे आपस में टच होंगे, पाँव ऊपर की तरफ, घुटने आपस में सटे हुए, और आपका हिप एड़ी के ऊपर स्थापित होगा। कमर गर्दन सीधी, दोनों घुटनों के ऊपर दोनों हाथ को इस प्रकार स्थापित करेंगे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल करेंगे, ध्यान को समस्त चक्रों पे स्थापित करेंगे। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है उसका स्मरण करेंगे। वज्रासन क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि इस आसन को करने से शरीर वज्र के समान हो जाता है। कहावत है कि जो वज्रासन को करता है वह बुढ़ापे में भी शरीर उसका वज्र समान रहता है। इस आसन को करने से शरीर वज्र जैसे होता ही है, डाइजेशन मजबूत होता है, महिलाओं की मासिक अनियमितता जो है वो सुचारू रूप से हो जाती है, किडनी लीवर सुचारू रूप से काम करने लगते हैं, रीढ़ मेरुदंड मजबूत होता है और पेट संबंधित जो भी समस्याएं दूर हो जाती हैं, थाई कफ मसल्स, आपके पाँव एड़ी सभी मजबूत होती हैं। जिनका 1 साल के अंदर ऑपरेशन हुआ हो इस आसन को ना करें, या कोई गंभीर समस्या से जूझ रहे हों वो इस आसन को ना करें। खाने के बाद 10 से 15 मिनट इस आसन को ज़रूर करें। अगला आसन है उष्ट्रासन। करने का तरीका, इस पर घुटनों में सवार हो जाएंगे और हाथ पाँव को घुटने को कद के मुताबिक खोल लेंगे। पाँव आपस में पैरेलल होगा, खुला हुआ होगा। यहाँ से श्वास को लेते हुए दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इस प्रकार एड़ी के ऊपर हाथ को स्थापित कर लेंगे और नाभि को, चेस्ट को ऑफ करना है। इस प्रकार श्वास प्रश्वास नॉर्मल, नज़र पीछे, आंखें खुली होंगी। 10 से 15 सेकंड रुकना है। तत्पश्चात पूर्वावस्था में वापस आ जाएंगे। क्रिया को 4 से 5 दोहराएंगे। इसको कहते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कहते क्यों हैं? जब हम इस आसन के पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं तो इसकी आकृति ऊँट के समान दिखती है। उष्ट मतलब ऊँट होता है। ऊँट के समान दिखने के कारण इसे उष्ट्रासन कहते हैं। उष्ट्रासन करने से मोटापा दूर होता है, कमर लचीली बनती है, दमा रोगियों के लिए ख़ास तौर से लाभकारी है। स्त्रियों का मासिक समस्या जो होती है उसमें सुधार होता है। जननेंद्रियों से संबंधित विकार दूर होते हैं, शरीर हल्का मजबूत बनता है, स्वर मधुर व सुरीला बनता है। अगला आसन करेंगे, इसी में मंडूक आसन।
मंडूक मतलब होता है मेढक। जब आसन के पूर्ण अवस्था में आएंगे तो मेढक की जैसी आकृति बनती है, इसीलिए इसको मंडूक आसन कहते हैं। करने का तरीका, दोनों हाथ सामने, अंगूठा फोल्ड, चारों उंगली ऊपर से इस प्रकार मुट्ठी बंद, दोनों हाथों को नाभि के दाहिने बाएं और जिस प्रकार स्थापित करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। नज़र सामने। आपके मुट्ठी में धड़कन महसूस होगी, उसको महसूस करना है। क्षमता अनुसार रुकना है। पुनः सांस लेते हुए पूर्व अवस्था में वापस आ जाएंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। हाथों में धड़कन को महसूस करना है नाभि के पास। यह था मंडूक आसन। मंडूक आसन इसे कहते क्यों है? क्योंकि जब हम आसन के पूर्ण अवस्था में आते हैं तो मेढक जैसी आकृति बनती है। मंडूक मतलब होता है मेढक। मेढक जैसी आकृति होने की वजह से इसे मंडूक आसन कहते हैं। इस आसन से उदर संबंधी सभी विकार दूर होते हैं। खास तौर से मधुमेह या शुगर से पीड़ित लोग इस आसन को करें, उनको बहुत लाभ मिलेगा। जननेंद्रियों से संबंधित जो भी विकार दूर होते हैं, मासिक समस्याएं सुचारू हो जाएंगी। कमर में या शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। इस आसन को गर्भवती महिलाएं ना करें, या जिनका 1 साल के अंदर ऑपरेशन हुआ हो, बड़ा ऑपरेशन, वो ना करें। ये था मंडूक आसन करने की विधि, लाभ, सावधानी। अभी करेंगे पद्मासन। पद्मासन करने के लिए दोनों हथेलियों को बाएं घुटनों के बगल में इस प्रकार स्थापित करेंगे और इस प्रकार बैठ जाएंगे ज़मीन में, और दोनों पाँव को सामने ले जाते हुए ये सामने ले जाकर इस प्रकार खोल देंगे। इसको कहते हैं दंडासन। पद्मासन करने का तरीका, कोई भी एक पाँव सबसे पहले फोल्ड करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बाएं पाँव से। सबसे पहले बाएं पाँव को फोल्ड करके इस प्रकार दाहिने जंघा मूल के ऊपर स्थापित कर देंगे। फिर दाहिने पाँव को फोल्ड करके इस प्रकार उठाते हुए बाएं जंघा मूल के ऊपर स्थापित करेंगे। यह है पद्मासन। कमर गर्दन इसमें सीधी कर लेना है। देख लीजिए, यह है पद्मासन। पद्म मतलब होता है कमल। कमल की आकृति बनती है, इसलिए हम इसको पद्मासन कहते हैं। करने का तरीका, इस प्रकार पाँव को स्थापित कर लेंगे। कोई भी एक मुद्रा, ज्ञान ध्यान चिन्ह मुद्रा में इस प्रकार बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, श्वास प्रश्वास नॉर्मल, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान को सभी चक्रों पे ले जाएंगे। यह है पद्मासन। करने का तरीका आपको बता दिया। खास तौर से मेरुदंड को सीधा रखना है, श्वास प्रश्वास को नॉर्मल रखना है, यानी सामान्य रखना है। ध्यान को एकाग्र कर सभी चक्रों पे ले जाना है, घुमाना है। इस आसन से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, चेतना ऊर्ध्वमुखी होती है, काम विकार शांत होता है। आसन से शांति प्रदान कर मन की चंचलता को रोकता है। आपकी 72,000 नाड़ियों को एक्टिवेट या एनर्जाइट करता है। सावधानी है, जब भी इस आसन को करें तो कमर गर्दन सीधी रखें। हाथ को इस प्रकार, जिनका भी 1 साल के अंदर ऑपरेशन हुआ हो, इस आसन, घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो, इस आसन को ना करें। ये था पद्मासन। अभी हमने किया बैठ के किए जाने वाले आसन। अब हम करेंगे पीठ केवल लेट कर किए जाने वाले आसन, फिर पेट केवल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट के किए जाने वाले आसन में सबसे पहले करेंगे अर्ध हलासन। दोनों हाथ इस प्रकार ज़मीन की तरफ, हथेलियाँ ज़मीन की तरफ। आपके नितंब के दाहिने बाएं बाजू में हाथ रहेंगे दोनों स्थापित, और दोनों पाँव को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री पे। इस प्रकार पाँव को होल्ड करेंगे, क्षमता अनुसार रोकेंगे, फिर धीरे धीरे पाँव को नीचे ले जाएंगे। ये था अर्धहलासन। क्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। अर्धहलासन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्ण अवस्था में आने के बाद
इसकी आकृति आधे हल जैसे प्रतीत होती है, इसीलिए इसे हम अर्ध हलासन कहते हैं। अभी हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांग मतलब सभी अंगों को व्यायाम देने वाला यह आसन है, इसलिए इसे कहते हैं सर्वांगासन। करने का तरीका, दोनों हथेलियों को साइड में इस प्रकार स्थापित करेंगे और श्वास लेते हुए पाँव को उठाएंगे। यहीं से धीरे धीरे कमर को उठा लेंगे और हथेलियों को इस प्रकार आपके कमर के पिछले वाले हिस्से में इस प्रकार सपोर्ट देंगे। पूरी तरह से गर्दन में सवार होने की कोशिश करना है। कंधे से ऊपर वाला हिस्से को सीधे करना है, कोशिश करना है 90 डिग्री पे लाने को। क्षमता अनुसार रुकना है। धीरे धीरे सबसे पहले कमर वाले हिस्से को जमीन पे स्थापित करना है। धीरे धीरे पाँव को इस प्रकार जमीन पे ला देना है। शरीर को ढीला छोड़ देना है। श्वास प्रश्वास नॉर्मल। ये था सर्वांगासन। इनके लाभ हैं बालों का असमय पकना या झड़ना, आँखों की रोशनी कम होना, कानों में कम सुनाई देना आदि सारी समस्याओं को दूर करता, आदि समस्त विकारों को दूर करता है। गर्दन पुष्ट और मजबूत करता है। यहीं से करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने का तरीका, दोनों पाँव को इस प्रकार फोल्ड करेंगे। पाँव के टखने को इस प्रकार पकड़कर और कमर को ऊपर उठाएंगे। ये इसको बोलते हैं सेतु बंधासन। अगला करेंगे चक्रासन। चक्रासन करने का तरीका, यहीं से पाँव को नितंब के पास इस प्रकार स्थापित करेंगे और दोनों हथेलियों को पीछे स्कंध के पास, कंधों के पास इस प्रकार रखेंगे और श्वास को लेते हुए इस प्रकार पेट को उठा लेंगे। क्षमता अनुसार रुकना है, श्वास छोड़ते हुए पूर्वावस्था में वापस आ जाना है। ये था चक्रासन। क्रिया को 4 से 5 बार दोहराएंगे। अभी हम करेंगे उत्तान पादासन। करने का तरीका, दोनों हथेली दाहिने बाएं इस प्रकार और पाँव को इस प्रकार 45 डिग्री पे उठा लेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नॉर्मल। सांस भरते हुए पाँव को फिर उठाएंगे। क्षमता अनुसार रुकना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये था उत्तान पादासन। अगला आसन करेंगे नौकासन। नौकासन करने का तरीका, सांस को लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ते हुए दोनों पाँव को, हाथ को एक साथ उठाएंगे इस प्रकार। लेते हुए पूर्वावस्था में सांस नॉर्मल। ये था नौकासन। नौकासन क्यों कहते हैं? जब पूर्वावस्था में आते हैं तो नौका जैसी स्थिति शरीर की बन जाती है, इसलिए इसको नौकासन कहते हैं। नौकासन के लाभ, मेरुदंड से संबंधित समस्त विकार दूर होते हैं, कमर लचीली व मजबूत बनती है, पेट से संबंधित समस्त समस्याओं का नाश होता है। पेट केवल लेट कर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले करेंगे मकरासन। मकरासन करने का तरीका, इस प्रकार दोनों हाथ के कोने ज़मीन में स्थापित करेंगे और हाथ की हथेलियों को दोनों को आपस में इस प्रकार सटाते हुए कमल की तरह खिला हुआ दोनों उंगलियां आपस में परस्पर आमने सामने बाहर की तरफ खुली होंगी, आपस में आमने सामने होंगी और हथेलियों के ऊपर ठुड्डी को स्थापित कर लेंगे। सांस प्रश्वास नॉर्मल। ये है मकरासन। मकरासन, जब भी कोई भी व्यायाम आसन से थक जाते हैं
तो अगले व्यायाम के लिए एनर्जी रिस्टोर करने के लिए इस आसन को करके आप पुनः शरीर को अगले व्यायाम के लिए रेडी कर सकते हैं। यथा मकरासन यहीं से करेंगे। भुजंगासन, भुजंगासन करने का तरीका, दोनों हथेलियों को अपने वक्षस्थल के दाहिने बाएं बाजू इस प्रकार स्थापित करेंगे। कोहनी जमीन में टच रहेगी, शरीर के समानांतर। यहीं से सांस लेते हुए चेस्ट को अप करेंगे, एड़ी पंजा आपस में सटे हुए होंगे। ये है भुजंगासन। भुजंगासन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भुजंगासन के पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं तो शरीर की आकृति भुजंग यानी सांप होती है, सांप जैसे दिखाई देती है, इसलिए इसको भुजंगासन कहते हैं। अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए हथेलियों से पाँव के टखने को इस प्रकार पकड़ लेंगे और सांस लेते हुए इस प्रकार उठ जाएंगे। पाँव आपस में खुले हुए होंगे, नाभि केवल शरीर को उठा लेना है, नाभि केवल शरीर को उठा लेना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्वावस्था में वापस आ जाएंगे। क्रिया को 4 से 5 बार दोहराएंगे। इसको कहते हैं धनुरासन। धनुरासन भी पूर्ण अवस्था में आने के बाद इसकी आकृति धनुष जैसे दिखाई देती है, इसलिए इसको धनुरासन कहते हैं। इसके भी लाभ कमर गर्दन, कमर लचीली मजबूत, पेट संबंधी समस्त विकार दूर होते हैं, डाइजेशन फास्ट होता है, शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी का नाश होता है एवं शरीर सुंदर सुडौल व मजबूत दिखाई देता है। वायु विकार दूर होते हैं, डाइजेशन फास्ट होता है। अगला आसन है शलभासन। शलभ मतलब होता है टिड्डा। तो करने का तरीका, दोनों हथेलियों को इस प्रकार जंघा मूल के नीचे जमीन के समानांतर इसको स्थापित करेंगे और कमर की मदद से कमर के नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ टाइट करके उठा देंगे। ये क्षमता अनुसार रोकेंगे, फिर पूर्वावस्था में वापस आ जाएंगे। ध्यान रखने की वाली बात, जब भी पाँव उठाते हैं तो पाँव को फोल्ड, घुटने से फोल्ड नहीं होगा, पाँव तना हुआ सीधा होगा, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए होंगे, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। क्षमता अनुसार रुकना है, पूर्वावस्था में वापस आ जाना है। यह है शलभासन। ये थे पेट केवल लेट कर किए जाने वाले आसन। अभी हम करेंगे प्राणायाम। तत्पश्चात प्रार्थना के माध्यम से योगा दिवस के इस योगाभ्यास को समाप्त करेंगे। प्राणायाम होता क्या है? प्राणस्य आयामः इति प्राणायामः। प्राण यानी जीवनी शक्ति, आयाम यानी उसका विस्तार, यानी जीवनी शक्ति का विस्तार ही प्राणायाम है। प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को संतुलित, ऊर्जावान, निरोगी। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, या जो बूढ़े बुजुर्ग हैं बैठ नहीं सकते हैं वो चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। वैसे पद्मासन में अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। करने का तरीका, पद्मासन में बैठ गए, कोई भी एक मुद्रा लगा लेंगे जिसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, इसको कहते हैं चिन्ह मुद्रा और इसको कहते हैं बुद्ध मुद्रा या ध्यान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। तो जब भी हम अनुलोम विलोम करते हैं तो प्रणव मुद्रा के माध्यम से नासिका छिद्र को दबाएंगे और खोलेंगे। कैसे? तर्जनी और मध्यमा को अंगुष्ठ मूल के पास इस प्रकार स्थापित कर लेंगे और कनिष्ठिका अनामिका सीधी रहेगी और इसको लाके आपके नासिका छिद्र के ऊपर इस प्रकार स्थापित करेंगे। सबसे पहले अंगूठा की मदद से
आप दाहिने नासिका छिद्र को दबाएंगे और बाएं नासिका छिद्र से पूरक करेंगे। पूरक यानी सांस को अंदर लेना, रेचक यानी सांस को छोड़ना। तो सबसे पहले बाएं नासिका छिद्र से सांस को अंदर लेंगे धीरे धीरे, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। फिर सांस भरने के बाद बाएं नासिका छिद्र को दबाते हुए कनिष्ठिका और अनामिका की मदद से बाएं नासिका छिद्र को दबा लेंगे और दाहिने नासिका छिद्र को खोल देंगे और उसी गति से धीरे धीरे श्वास को दाहिने नासिका छिद्र से बाहर निकाल देंगे। पुनः जिस नासिका छिद्र से आपने बाहर निकाला है, जैसे मैंने दाहिने नासिका छिद्र से भी बाहर निकाला है, तो दाहिने नासिका छिद्र से ही पुनः वापस लेंगे और बाएं नासिका छिद्र से फिर वापस बाहर निकाल देंगे। फिर बाएं से ही वापस लेंगे। क्रिया को लगातार 5 से 10 मिनट अपनी क्षमता अनुसार करें। ध्यान रखना है, प्राणायाम करते समय कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, शरीर में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, शरीर नॉर्मल, कोई अकड़न नहीं होनी चाहिए। ये था अनुलोम विलोम। इसी में नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन मतलब शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन या प्राणवायु पहुँचाने के लिए नाड़ी शोधन किया जाता है। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि नाड़ी शोधन में आप अंदर सांस लिए प्राणवायु को अंदर भरे तो अंदर ही रोकना है और बाहर निकाले तो बाहर ही रोकना है। कुछ समय के लिए अपनी क्षमता अनुसार बाहर रोक दीजिए और फिर अंदर लिए तो अंदर रोक दीजिए, फिर बाहर लिए तो बाहर रोक दीजिए, बाहर निकाले तो बाहर रोक दीजिए। देख लीजिए, वही प्रणाम मुद्रा कर लीजिए और सांस को धीरे धीरे अंदर लीजिए। अभी अंदर लेने के बाद हमने सांस को अंदर ही रोक रखा है, क्षमता अनुसार रोकना है। फिर दूसरी नासिका छिद्र से, अपोजिट नासिका छिद्र से बाहर धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद पुनः होल्ड करना है, रोक के रखना है। फिर जिससे छोड़े उसी से पुनः धीरे धीरे सांस लीजिए और अंदर रोकिए और फिर बाहर छोड़ दीजिए। यह है नाड़ी शोधन। दोनों प्राणायाम का विशेष महत्व है। जैसे नाम से स्पष्ट है, प्राण का आयाम, प्राण का आयाम यानी प्राणवायु का, शरीर का, जीवन शक्ति का विस्तार ही प्राणायाम है। क्रिया से शरीर प्रफुल्लित होता है, अनिद्रा जैसे समस्या दूर होती है, शरीर में स्फूर्ति, ताकत, चमक, एनर्जी भरपूर मात्रा में आती है। घबराहट जैसे समस्या से निजात मिलता है। आपको अगर किसी भी विषय में टेंशन, तनाव है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, शरीर निरोगी काया होगा, आदि सारे लाभ हैं। अभी करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका 2 तरह से किया जाता है। एक तो घुटनों में इस प्रकार हाथ रख के, दूसरा हाथ ऊपर करके। करने का तरीका यही होगा, हाथ ऊपर उठाइएगा, हाथ ऊपर जाएगा, सांस को भरना है, नीचे आएगा, अपने कंधों के नीचे में हाथ को लाना है ऐसे, तो सांस को बाहर निकालना है। देख लीजिए, पूरा रेचक फास्ट करेंगे, सांस को पूरा अंदर भरेंगे झटके के साथ और झटके के साथ बाहर छोड़ेंगे। देख लीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम से आपका शरीर कुछ समय के लिए शून्य हो सकता है, आपके विचार एकदम शून्य हो सकते हैं। आपका मन कितना भी चंचल हो, कितना भी भटक रहा हो, कहीं भी सोच रहे हैं, कितनी भी बड़ी समस्या हो, टेंशन हो,
भस्त्रिका प्राणायाम लगातार 2 से 5 मिनट क्षमता अनुसार करना है। इस बीच में आपका जो मन की चंचलता है वो शून्य हो जाएगी। आप चाह के भी दूसरी चीज़ें नहीं सोच पाएंगे। शरीर एकदम शून्य होगा, झनझनाहट हो जाएगी माथे पे, और आपका माइंड जो है ना इधर उधर जो घूम रहा है वो स्थिर हो जाएगा। ख़ास तौर से अनिद्रा की जिसको समस्या है, जो गोली लेके सोते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, उनको गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गहरी निद्रा आएगी। तो यह था भस्त्रिका प्राणायाम। अभी हम करेंगे कपालभाति। कपाल मतलब माथा, भांति मतलब चमक, तेज, यानी सूरज की तरह तेज अगर चाहिए, माथे में चमक चाहिए, फेस में चमक चाहिए, तो आप कपालभाति करिए। कपालभाति से आपका डाइजेशन फास्ट होगा, शरीर में एक जमा चर्बी पिघल कर बाहर होगी, शरीर हल्का, फुर्तीला, सुडौल, सुंदर बनेगा। करने का तरीका, कमर गर्दन सीधी, कोई भी एक मुद्रा में बैठ जाइए, पद्मासन लगा लीजिए, नहीं तो आप सुखासन या अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं। करने का तरीका क्या होगा, श्वास को अंदर लेना है, श्वास को अंदर लेना है, पेट को फुलाना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे झटके नहीं देना है। देख लीजिए, स्पीड को 1 मिनट में 100 बार कर सकते हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो स्लो भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन झटके नहीं देने हैं। पेट को खींचना है और श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना है, लेकिन शरीर जंप नहीं करना चाहिए। यह है कपालभाति। कपालभाति के लाभ बता दिए। तो आज का प्राणायाम यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने के लिए एक प्रार्थना गाएंगे, तत्पश्चात प्राणायाम को समाप्त करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए और महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लीजिए लंबी गहरी सांस महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। इसी अवस्था में कुछ देर बैठे रहें। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में अपने वक्ष स्थल के पास लेकर आएं। हथेलियों को घर्षण कर आपस में ऊर्जावान बनाएं। दोनों हथेलियों को कपसिप बनाते हुए आंखों के ऊपर लेकर जाएं। घर्षण के द्वारा जो आपने ऊर्जा उत्पन्न की है उसे आंखों के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए आंखों को अंदर ही अंदर खोले बंद करें। हथेलियों को फेस में मसलें गर्दन में सुनते हुए पूर्वावस्था में वापस आ जाएंगे। किसी सुरक्षित दिशा की ओर आँखों को खोल दें। सभी को प्रणाम। आज का योगाभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।